Good afternoon, everyone. First topic that we are going to cover today is data interpretation. डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में आपको अलग अलग तरह का डेटा गिवन होता है, जिसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको गिवन ग्राफ से डेटा रीड करके उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट सेट देखें तो यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें कुछ डेटा दे रखा है और उसके बेसिस पे 6 क्वेश्चंस हमसे पूछे हुए हैं। तो यूजिंग द डेटा ऑफ दिस टेबल वी नीड टू आंसर दिस 6 क्वेश्चंस। सो अगर हम देखें व्हाट इज द डेटा गिवन इन दिस टेबल, सो इट सेज लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 5 बैंक्स इन रुपीस करोड़। तो ये 5 जो बैंक हैं, इन्होंने जो अलग अलग लोन दिया है अलग अलग सालों में, उसकी वैल्यू दे रखी है करोड़ रुपीस। जैसे अगर हम देखें तो बैंक ए ने 82 में 18 करोड़ का लोन दिया, 83 में 23 का, 84 में 45 का, 85 में 30 का, 86 में 70 का, एंड सो ऑन। ऐसे ही बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए दे रखा है। और जो लास्ट रो है वो हमें बता रहा है हर साल में टोटल कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट करा गया है बाय दिस 5 बैंक्स। सो दिस इज द टेबल गिवन टू अस। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, in which year the distribution of loans of all banks put together is least compared to the average disbursement of loans over the year। डिसबर्समेंट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सेज इन विच ईयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन ऑफ ऑल बैंक पुट टुगेदर, मतलब टोटल लोन की बात हो रही है तो इस टोटल वाले रो को देखना है, और इज लीस्ट कंपेयर्ड टू द एवरेज लोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स ओवर द इयर्स। तो जो टोटल है वो लोएस्ट है व्हेन कंपेयर्ड टू एवरेज ऑफ ऑल द इयर्स। तो अब सारे सालों का एवरेज कैसे निकालोगे? हाउ डू वी फाइंड दिस एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स ओवर द इयर्स? क्या करेंगे उसके लिए? एनीवन? हाउ डू वी फाइंड एवरेज? क्या होता है एवरेज? प्लस नम क्या होता है एवरेज? Sum of all the values upon number of values। तो कितने वैल्यूज है हमारे पास? 5 वैल्यूज है। सो इन सभी को ऐड करके डिवाइड बाय 5 करोगे तो एवरेज आ जाएगा। क्या आएगा एवरेज? फाइंड करें। बोलिए क्या है वैल्यू? $159.4। अब अगर 159.4 से कंपेयर करें तो इसमें सबसे कम जो लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कौन से ईयर में हुआ? 82 में। सो आंसर हो गया 1982। अब ऐसा सोचो कि क्या ये एवरेज निकालने का कोई यूज था? अगर हम ये नहीं निकालते और देखते कि लोएस्ट कौन से साल में है तो भी वो 1982 ही रहता। So does this make any sense कि हम ये एवरेज निकालने के बाद कंपेयर करके देखें कि लोएस्ट कौन सा है?
जो वैसे भी लोएस्ट है वो लोएस्ट ही रहेगा। सो इस क्वेश्चन में ये जो एवरेज से कंपेयर करने का बोला है ये केवल कंफ्यूज करने के लिए और टाइम वेस्ट करने के लिए। बेसिकली आपको क्या निकालना है कि लीस्ट कौन से ईयर में, तो लीस्ट कौन से ईयर में, केवल 82 में है, तो वो आंसर हो जाता है आपका। इसलिए क्वेश्चंस को करेक्टली समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम सिंपल से क्वेश्चन में काफी टाइम लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What was the percentage increase of distribution of loans of all banks together from 84 to 85? तो 84 से 85 में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है आपसे। सो 84 में 140 था, जो 85 में 154 हो गए, तो इंक्रीज हुआ 14 का। लेकिन 14 तो टोटल वैल्यू है, हमसे तो परसेंटेज पूछा है, ये इंक्रीज हुआ है 140 के ऊपर, तो परसेंटेज टर्म्स में दिस कम्स आउट टू बी 10%। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है ये। Question number 3. In which year was the total distribution of loans of banks A and B exactly equal to total distribution of banks D and D? तो कौन सा ऐसा साल है जहां A और B ने जो लोन दिया उसका सम D और E के सम के इक्वल है? तो सिंपल सा इसमें चेक कर लेते हैं। A और B के लिए यहां देखें सम 45, D और E के लिए देखें तो 44 एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, मतलब 82 तो नहीं होगा। 83 में देखें 23 प्लस 33, दिस इज 56, 16 प्लस 19, ये 56 तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। 84 में देखें 45 प्लस 18 इज 63 एंड 28 प्लस 27 इज 55, तो ये भी नहीं है। 30 प्लस 41 71, 32 प्लस 34 इज 66, ये भी नहीं है। 70 प्लस 37 इज 107, 43 प्लस 42 ये भी नहीं है। मतलब ऐसा कोई सा भी साल नहीं है जहां दोनों इक्वल हो जाए, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4. In which of the following banks did the distribution of loan continuously increase over the years? कौन सा ऐसा बैंक है जिसके लिए लोन हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है? तो ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, ए के लिए देखिए इंक्रीज हुआ, ये तो डिक्रीज हो गया, तो ए तो नहीं हो सकता है। बी के लिए इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। सी के लिए इक्वल था, तो ये भी नहीं हो सकता है। डी के लिए डिक्रीज हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। ई के लिए इंक्रीज 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 इंक्रीज, सो ई के लिए हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 4, किसी को डाउट इसमें? आर दिस 4 क्वेश्चंस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, question number 5. If the minimum target for a year is 20% of loan distribution of preceding year, how many banks chased the target in 1983? तो देखिए टारगेट क्या है, जो पिछले साल का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन था उसका 20% इज द टारगेट फॉर बैंक्स इन दिस ईयर। सो 83 में कितने बैंक्स ने ये टारगेट अचीव करा? तो अब 83 के लिए जो टारगेट बनेगा वो 82 के टोटल का 20% बनेगा। 82 का टोटल है 118, इसका 20% देखेंगे तो हो जाएगा 23.6। सो टारगेट चेज करने का मतलब जिन्होंने 23.6 के इक्वल या उससे ज्यादा का लोन दिया है उन्होंने टारगेट चेज करा। तो ए के लिए देखे 23 करा है उसने, बट टारगेट 23.6 का है, तो वो थोड़े से रह गया, इसने तो टारगेट चेज नहीं करा। बी ने करा है, सी ने करा है, डी और ई ने नहीं करा। सो टोटल 2 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने 83 में टारगेट अचीव करा है। सो 5th का आंसर इज ऑप्शन बी, 2। ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए क्या कहा है, मिनिमम टारगेट फॉर अ ईयर इज 20% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स इन द प्रेसीडिंग ईयर। प्रेसीडिंग ईयर का मतलब क्या, पिछला साल। सो किसी भी साल में जो टारगेट है
वो पिछले साल के टोटल लोन का 20% होता है। तो अगर हम 83 के टारगेट की बात कर रहे हैं तो 83 में टारगेट क्या होगा, जो 82 का टोटल लोन है उसका 20%। 82 का टोटल लोन है 118, इसका 20% कैसे निकालोगे, 118 इंटू 20/100, सो दिस कम्स आउट टू बी 23.6। ये टारगेट है 83 के लिए। अब ये अगर टारगेट है तो जिसने भी इतना लोन दिया होगा उसने इस टारगेट को चेस करा है, या इससे ज्यादा दिया है तो भी चेस करा है, इससे कम दिया तो चेस नहीं कर पाया। ए के लिए देखें, इसने 23 दिया है, 23.6 टारगेट है तो थोड़े से रह गया, तो ये नहीं हो सकता है। बी ने ज्यादा दिया है तो इसने चेस करा, सी ने भी ज्यादा दिया है इसने भी चेस करा, डी और ई ने कम दिया है तो इन्होंने चेस नहीं करा। तो दो बैंक ऐसे हैं जिन्होंने ये टारगेट चेस करा है। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay. Question number 6. In which bank was the disbursement of loan more than 25% of distribution of all banks together in 86? So 86 में कौन सा ऐसा बैंक है जिसका लोन अमाउंट टोटल के 25% से ज्यादा है? तो 86 में अगर हम टोटल देखें तो 203, तो इसका 25% निकालते हैं, 4 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 50.75। तो जिस किसी भी बैंक ने 50.75 से ज्यादा लोन दिया है वही हमारा आंसर होगा। तो 86 में 50.75 से ज्यादा लोन किसने दिया है, बैंक ए ने। सो सिक्स्थ का आंसर इज बैंक ए, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। क्या ये क्लियर है? यस सर। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेट पर आते हैं, 7 to 11। दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। इस बार ग्राफ में अगर देखें तो ये जो वैल्यूज हैं हर ईयर के लिए, ये हमें इस बार के ऊपर लिखकर दे रखी है। ये सारी वैल्यूज है हमारे सामने। इस चीज का डेटा है, दिस इज डेट ऑफ कंट्री शंग्रीला। तो शंग्रीला का जो डेट है उसकी वैल्यूज हमें दे रखी है फ्रॉम 1991 टू 1995, और ये हर साल के डेट की वैल्यू यहाँ पर हमें लिखी हुई दिख रही है। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। First question is, in which year has the debt grown in percentage terms maximum compared to the previous? So कौन सा ऐसा साल है जहां पर जो डेट है वो सबसे ज्यादा परसेंट से बड़ा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? तो 91 में कितने का इंक्रीज है ये देखने के लिए 90 की वैल्यू लगेगी, बट 90 तो है नहीं, मतलब 91 का चेंज तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम 91 के आगे वाले ईयर्स के लिए चेंज निकालेंगे। 92 में देखें तो 91 से 92 कितने का इंक्रीज हुआ पहले ये देखो। अब देखो वैल्यूज है ना ऐसी डिफिकल्ट सी लगती है तो इनको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेंगे। जैसे अगर हम ये देखें तो 34,070 3,470 है ये, और ये 5,670 अप्रोक्सीमेटली। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम करें तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 22। ठीक है, तो 2200 का चेंज आया 3470 पर। ये आया कौन से ईयर में, 92 में। इसी तरह 93 में देखें 5674 से 6436 हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 800 का चेंज है 5674 के ऊपर। अगले उसमें देखें 6436 से 8136 हुआ तो 1700 का चेंज है 94 में ओवर 6436। एंड नेक्स्ट ईयर में देखें 95 में, सो 81 से 109 हो रहा है, तो चेंज जो अगर हम देखें तो ये 28 का चेंज है ओवर 8136। सो दिस आर चेंजेस इन डिफरेंट ईयर्स। अब हमें ये परसेंटेज के नाम से, सो अगर हम इस वैल्यू को देखें 3470 है और ऊपर 2200 है, इसका 50% अगर देखोगे तो 1700 के आसपास आएगा, और ऊपर 2200 है, मतलब ये जो वैल्यू है ये 50% से बड़ी है। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं, देखो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में है ना बहुत टाइम कंज्यूम होगा और उसका कोई फायदा नहीं है, हम सीधे सीधे अप्रोक्सीमेट देखकर आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है,
ये 800 है, नीचे 5600, ऐसा अगर हम अज्यूम करें तो इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये 1/7 के आसपास है, और 1/7 इज समवेयर अराउंड 14%, तो ये 14% के आसपास। इसको देखें, 6 3 जा 18 होता है, ऊपर 17 है, तो दिस इज समवेयर अराउंड 20 to 30, 20 से 30 के बीच में। एंड 2800 अगर इसको देखें तो 8 4 जा 32 होता है, 8 3 जा 24 होता है, तो ये समवेयर अराउंड 35% है। तो हमने ये अप्रोक्सीमेट परसेंटेजेस निकाले। अब फर्स्ट में पूछा है हमसे कि कौन से साल में मैक्सिमम परसेंटेज का इंक्रीज है, तो यहाँ 20 से 30 के बीच में है, यहाँ 35 है, यहाँ 14 है, और यहाँ वैल्यू 50 से भी बड़ी है। सो मैक्सिमम इंक्रीज कौन से ईयर में आया परसेंटेज के टर्म्स में? 1992। सो करेक्ट आंसर इज 1992। क्या ये क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. Question number 8. The average of debt for 5 years is greater than debt for how many years? So अगर इनका एवरेज निकालें तो जो एवरेज आएगा वो कितने सालों के डेट से बड़ा है, ये हमसे पूछा है। तो एवरेज निकालने के लिए इन सब का सम करते हैं और डिवाइड बाय 5 कर देंगे। निकालिए कितना आ रहा है। Their average comes out to be somewhere around 7,000, to be exact 6,932. तो अब ये किस किस साल के डेट से बड़ा है? 91, 92 और 93. So this is greater than 3 years. तो 8th का आंसर इज ऑप्शन E. Question number 9. In which year has the debt grown minimum in comparison to the previous year? फर्स्ट अभी हमने जो क्वेश्चन करा था 7th वाला, उसी के जैसा क्वेश्चन, उसमें हमें मैक्सिमम पूछा था, इसमें मिनिमम पूछा है। तो ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो इसमें अगर हम मिनिमम देखें तो कौन से ईयर में था? 1993 में। तो 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993। चलिए, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. The average annual percentage growth rate in debt from 91 to 95. Now, what is average annual percentage change? Average annual percentage change कैसे निकालते हैं? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है total percentage change divide by number of years. आपको हर साल का परसेंटेज निकाल के उसका एवरेज नहीं लेना चाहिए, इसमें आपको टोटल परसेंटेज चेंज देखना चाहिए और उसे डिवाइड कर देना चाहिए नंबर ऑफ इयर्स। सो यहाँ अगर हम देखें 91 से 95, तो 91 से 95 कितने साल होंगे? 4 साल होंगे। सो नंबर ऑफ इयर्स तो हो गया 4। अब टोटल परसेंटेज चेंज हमें देखना है 91 से 95 कितने का हुआ। सो 3472 से 10942 हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज समवेयर अराउंड 66 प्लस 9 75, 7500 के आसपास का चेंज हुआ है ओवर 3472। देखो 34 का डबल 68 होता है, मतलब दिस वैल्यू इज मोर देन 200%। तो टोटल चेंज जो है इज मोर देन 200%, एंड व्हेन वी डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ इयर्स तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज। तो एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज विल बी मोर देन 50%। ऑप्शन देखें, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ये रहा। So this is more than 50%. So 10th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसमें कोई डाउट किसी को? टेंथ वन क्लियर टू एवरीवन?
Okay. 11th, if the growth rate of 1994, 95 is also followed in 95, 96, then what will be that in 1996? So 94 से 95 जितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, अगले ही साल अगर उतने ही परसेंट का इंक्रीज हो, तो फिर 96 की वैल्यू क्या होगी? ग्रोथ रेट मतलब परसेंटेज चेंज। सो हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन करा था तो हमने देखा था यहाँ जो इंक्रीज हुआ है ये 35% का हुआ है। सो यहाँ पर भी 35% का इंक्रीज कर देते, तो इसका 10% देखे तो 109, 109 इंटू 3 करेंगे तो 30% हो जाएगा। सो 30% इज 327, और इसका अगर हाफ कर दे तो 5% आ जाएगा। 109 का हाफ अप्रोक्सीमेटली 55। सो ये हो गया 382। सो इसको अगर 3820, ठीक है, 3820 से अगर इसको बढ़ा दे तो अगले साल का हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो 3820 इसका टोटल वैल्यू हो गया, ठीक है। ये 1090 था 10%, तो इंटू 3 करा तो 3270 हो गया, और उसमें 5% 550 ऐड करा तो 3820, ये 35%, इसका 10942 का। सो 10942 को अगर हम 3820 से इंक्रीज करेंगे तो 14,700 के आसपास कुछ आएगा। तो 14,700 वाला ऑप्शन अगर हम देखें, दिस इज ऑप्शन सी। तो 11th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये क्लियर है क्या 11th? इसमें कोई डाउट? देखो अभिषेक क्या कहा है इसमें, ग्रोथ रेट जो था 94 95 का, वही ग्रोथ रेट अगर अगले साल भी रहेगा तो 96 का डेट क्या हो जाएगा? सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था 94 से 95 जो डेट इंक्रीज हुआ वो 35% से इंक्रीज हुआ। सो अगर अगले साल भी हम 35% का इंक्रीज कर देंगे तो 96 का मिल जाएगा। इसमें 35% का इंक्रीज करना मतलब इसको 35% से बढ़ाना, तो पहले तो इसका 35% निकालते, इसका 10% होगा 1094 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 10% निकालने के लिए एक डेसिमल लगा दो लास्ट डिजिट के बाद, ठीक है। तो ये आपका 10% हो गया। 30% निकालना है तो इसका 3 टाइम्स कर दो, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3227 या 80 के आसपास, 3280 अप्रोक्सीमेटली। और 5% इसका देखें तो 10% जो है उसका हाफ कर दो, तो लगभग लगभग 550। इन दोनों का अगर सम करें सो 3830 इज 35%। अब 35% का इंक्रीज करना है तो इस वैल्यू में वो 35% जो 3830 आया उसे ऐड कर, तो 10942 में 3830 ऐड कर देते, सो 14772 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, देखे 14710 will be your answer. Is this clear now? Okay. So next type of graph देखते हैं अगले सेट में, क्वेश्चन नंबर 12 to 15. This is called line graph. अब इस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो वाई एक्सिस आपको दिख रही हैं, दो ग्राफ से सिंगल लाइन ग्राफ में दे रखे हैं और दो वाई एक्सिस है। ये जो वाई एक्सिस है इसको अगर हम देखें तो ये है क्वांटिटी की वाई एक्सिस, और इसमें यूनिट क्या है टर्म्स, और इसे अगर देखें तो ये वैल्यू दैट मींस मनी के टर्म्स में ये दे रखा है, और इसका यूनिट है 10,000। जो स्क्वायर वाला ग्राफ है वो क्वांटिटी का है, डायमंड वाला वैल्यू का है। सो जो क्वांटिटी वाला ग्राफ है उसकी वैल्यू हमें इस वाले एक्सिस से लेनी है, और जो वैल्यू वाला ग्राफ है उसकी हमें इस वाले एक्सिस से लेनी है, ठीक है। इतना इसमें ध्यान रखना है वैल्यूज। सो अगर हम हर साल के लिए क्वांटिटी और वैल्यू अगर लिखें जस्ट टू अंडरस्टैंड, सो 1993 में अगर हम देखें तो 1993 में क्वांटिटी यहां से देखेंगे
ये 200 है, ये 300 है, बीच वाला लाइन 250 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 260। वैल्यू अगर देखें तो यहां पर है, बट इसे राइट एक्सिस वाले से देखोगे दिस इज 100। इसी तरह 94 में अगर हम देखें, सो 94 में क्वांटिटी 400 है, वैल्यू अगर देखें सो 250 से थोड़ा सा नीचे है, तो अप्रोक्सीमेटली 240। देन 95 में देखें, 95 में क्वांटिटी ये 200 है, ये 100 है, बीच वाली लाइन 150 उससे थोड़ा सा नीचे है, तो अप्रोक्सीमेटली 130। वैल्यू अगर देखें, ये लाइन 25 की है, 25 से थोड़ा सा ऊपर है, तो अप्रोक्सीमेटली 30। अगले साल 96 में देखें, सो 96 में क्वांटिटी इज 400, वैल्यू इज 100। 97 में क्वांटिटी इज 650, वैल्यू इज 300। 98 में सेम है, 650 एंड 300। एंड 99 में वैल्यू इज 230 एंड क्वांटिटी इज 300, सॉरी 600। क्वांटिटी 600 एंड वैल्यू इज 230। ये 99 में। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे जो पूछा है वो हम आंसर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये सारी वैल्यूज आप लिखो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जिस जिस वैल्यू की जरूरत पड़ रही है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, केवल समझाने के लिए मैंने ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख कर दी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज फॉल इन वैल्यू ऑफ टी प्रोड्यूस्ड इन 99 एज कंपेयर्ड टू दैट इन 98। तो 98 से 99 में जो वैल्यू है वो कितने परसेंट से कम हो गया। 98 में वैल्यू था 300, जो हो गया 230, तो रिडक्शन हुआ 70 का, और 70 का रिडक्शन किसके ऊपर हुआ, 300 के ऊपर। तो परसेंटेज टर्म्स में अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा 23 1/3%, which is given in option C. So 12th का correct answer is option C. Is this clear? Question number 12, is this clear? इसमें किसी को डाउट? चलो 13th, if per kg price of tea in 99 was equal to that in 1997, then what will be total value in 1999? अब कहना क्या चाह रहा है कि 1999 का जो पर केजी प्राइस है वो 1997 के इक्वल हो जाए, तो 1999 की टोटल वैल्यू क्या होगी। अब पर केजी प्राइस कैसे निकालेंगे, दिस इज टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो किसी भी साल के लिए पर केजी प्राइस आपको निकालना है तो टोटल वैल्यू को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दे। सो 97 के लिए पर केजी प्राइस अगर निकालना है तो 97 की जो वैल्यू है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। तो 97 में वैल्यू इज 300 और क्वांटिटी इज 650। अब यही पर केजी प्राइस अगर 99 में रहेगी तो 99 की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू निकालने के लिए देखो इसी फॉर्मूले को रीएडजस्ट करें तो पर केजी प्राइस जो है उसमें क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगा। सो यही 99 की पर केजी प्राइस है, इसमें 99 की क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 99 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन हमें करना है। 50 से डिवाइड करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 13, दिस इज 12। तो 12 into 3 is 3600 by 13 डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 276 is our answer. So 13th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो इसमें कोई डाउट किसी को? Is this clear to everyone?
Okay, question number 14. For how many years was the price of tea per kg greater than 2500? तो कौन से ऐसे साल हैं जहां पर टी का जो प्राइस है पर केजी का वो 2500 से बड़ा है? तो चलो हर साल के लिए निकालते हैं। 93 में अगर देखें वैल्यू है 100, यूनिट है 10,000, तो 10 टू द पावर 4 होगा। क्वांटिटी है 260, यूनिट है टन्स, तो केजी में 10 टू द पावर 3 होगा। इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये 100/26 हो जाएगा, मतलब 4 रुपए के आसपास प्राइस। ठीक है, ये था 93 में। 94 में देखें तो 240 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 400 इंटू 10 टू द पावर 3। सो जीरोस अगर कैंसिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 रुपए आ जाएगी। 95 में देखें तो 30 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 130 इंटू 10 टू द पावर 3। सो कैंसिल आउट करेंगे तो 30/13, तो 2.5 रुपए के आसपास। अगले साल 96 में देखें, सो 96 में दिस इज 100 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 400 इंटू 10 टू द पावर 3। सो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा अगेन 2.5 रुपए के आसपास। 97 में 650/300, सॉरी 300/650, so 300 into 10 to the power 4 upon 650 into 10 to the power 3। इसे कैंसिल आउट करेंगे, so this comes out to be somewhere around 5 rupees। यही 98 में भी रहेगा। 99 में देखें तो 230 into 10 to the power 4 upon 600 into 10 to the power 3। इसे कैंसिल आउट करें तो 23/6, तो 4 रुपए के आसपास इस साल भी। तो कोई भी ऐसा साल नहीं है जहां प्राइस पर केजी 2500 तक पहुंचे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 15. In which of the following years was the value of T maximum? तो कौन से साल में वैल्यू ऑफ टी मैक्सिमम है? तो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। मैक्सिमम अगर हम देखें तो 97, 98 दोनों में है। दोनों में से ऑप्शन में क्या दे रखा है? 97 दे रखा है। सो 15th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1997। चलो, इस सेट के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को तो पूछें, नहीं तो फिर अगला सेट देखेंगे। Okay, fourth type of graph, last type of graph is pie chart। So pie chart में values जो हैं ये डिग्री या परसेंटेज दोनों में से किसी के भी टर्म्स में गिवन हो सकती है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर हमें डिग्री के टर्म्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एक्सपेंडिचर का, और हर साल की अलग अलग 4 साल की हमें एवरेज इनकम दे रखी है। एक लाइन और लिखी हुई है, expenditure of the family are 70%, 75%, 80% and 90% of incomes in 82, 86, 90 and 94 respectively। तो हर साल का जो एक्सपेंडिचर है वो उसके टोटल इनकम का कितना परसेंट है ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले यही हम फाइंड कर लेते। तो 82 में 1,50,000 का 70% विल बी एक्सपेंडिचर। तो 1,50,000 का 70% विल बी 1,05,000। 86 में 2 लाख का 75% विल बी 1,50,000। 90 में 2,70,000 का 80% विल बी 2,16,000। एंड 1994 में 3,50,000 का 90% इज 3,15,000। ये हमें इनके एक्सपेंडिचर्स मिल गए इन चारों साल के लिए।
ये जो पाई चार्ट है इसके लिए बोला है दिस इज वैलिड फॉर ऑल द गिवन ईयर्स, मतलब हर साल में जो एजुकेशन जो एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी तरह से हुआ। तो हर साल में फूड पर 180 डिग्री खर्चा करा गया है, क्लोथिंग पर 90, एजुकेशन पर 30, मिसलेनियस पर 60 डिग्री। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं। 16th में पूछा है द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर इन 1990 इज। तो 1990 का पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर देखें, दिस 2,16,000। अब पूछा एजुकेशन पर, एजुकेशन कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो 2,16,000 अगर टोटल है और 30 डिग्री एजुकेशन है, तो अब एजुकेशन पे एक्चुअल वैल्यू के टर्म्स में कितना होगा ये निकाल सकते हैं। एजुकेशन डिग्री में 30 है, पूरे सर्कल का डिग्री देखें तो 360 होता है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो टोटल वैल्यू एक्सपेंडिचर की इसमें जो इसके डिग्री में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल डिग्री वैल्यू 360 से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर कैलकुलेट करें 30 से कैंसिल करा ये हो जाएगा 12, 12 से इसको कैंसिल करा तो 12 बंजा, then you will have 96 which is 8. So 18,000 is the expenditure on education. क्या ये समझ में आया? Question number 16. Is this clear? Okay. 17. The income has been increasing every year. बताइए क्या इनकम हर साल बढ़ रही है क्या? ऑब्जर्व करके कैन यू आंसर दिस? Is this statement true, false? देखो यहाँ यस बोल देने में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको 82 का इनकम पता है, 86 का पता है, बीच के ईयर के इनकम के बारे में आपके पास कोई डेटा नहीं है। सो यू डू नॉट नो कि हर साल इनकम बढ़ रही है क्या। उसने एवरी ईयर बोला, उसने ये नहीं बोला कि जो 4-4 साल के गैप पर आपको वैल्यूज दे रखी है उसमें इंक्रीज हो रहा है क्या। ठीक है, he is asking you whether the income has been increasing every year. So 82 का पता है, but we do not know value of 83. So we cannot say कि whether it has increased or not. So हम इसे ट्रू भी नहीं कह सकते हैं, फॉल्स भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी, कांट से। Is this clear? Question number 18. The expenditure in 1994 is how much percent more than greater than that in 1990? तो 1994 का जो एक्सपेंडिचर है वो 1990 के एक्सपेंडिचर से कितना परसेंट ज्यादा है। तो ये हमारे पास है एक्सपेंडिचर्स, ये 1990 का है, ये 1994 का है, दोनों का डिफरेंस इज 99,000, जो 2,16,000 से कितना परसेंट ज्यादा है ये हम निकाल सकते हैं। ये 3 0 से 3 0 गए, देन 3 से कैंसिल करा, दिस इज 33, इसे 3 से कैंसिल करा 72, फिर 3 से चला जाएगा, ये 11, दिस इज 24, 4 से कैंसिल करा, दिस इज 25, दिस इज 6, 25 into 11 is 275 by 6। ठीक है, तो 4 and 35, तो somewhere around 46% या 45.83। तो 18th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 19th, what is average annual percentage increase in income from 82 to 90? अभी हमने देखा था एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, टोटल इंक्रीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। सो 82 से 90 देयर आर 8 इयर्स, तो 82 से 90 में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ इनकम में वो निकालेंगे और उसे फिर 8 से डिवाइड कर देंगे। 82 में इनकम देखें 1,50,000 है, जो 90 में हो रहा है 2,70,000, तो इंक्रीज हुआ 1,20,000 का ओवर 1,50,000। परसेंटेज के टर्म्स में दिस इज 80%, तो 80% का टोटल चेंज हुआ। अब एवरेज निकालना है तो डिवाइड कर दें 8 से, विच इज नंबर ऑफ इयर्स, तो ऑन एन एवरेज हर साल 10% का इंक्रीज है।
So 19th का आंसर इज ऑप्शन ए 10%. Question number 20. If expenditure on clothing in 1990 exceeds the expenditure of miscellaneous in 1994 by, तो जो 1990 का क्लोथिंग का एक्सपेंडिचर है वो मिसलिनियस से कितना ज्यादा है ये हमें देखना है. तो 1990 में क्लोथिंग का एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं और मिसलिनियस का निकाल लेते हैं. क्लोथिंग है 90 डिग्री, मिसलिनियस है 60 डिग्री, और 1990 का टोटल है 216 और 94 का टोटल है 315. सो 90 और 60 को यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो पहले क्लोथिंग का निकालें तो 216,000 इंटू 90 बाय 360 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 4 से कैंसिल करा. सो दिस इज 54,000. ये आ गया क्लोथिंग का. अब मिसलिनियस का निकालें which is 60 डिग्री. 6 से कैंसिल करें. सो दिस इज 52,500. 54,000 क्लोथिंग का है, 52,500 मिसलिनियस का है. दोनों का डिफरेंस इज 1,500. तो 20th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1,500. ये क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट? Any question till now? ओके, तो अब इसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग सॉल्व करें. ठीक है, 4 तरह के बेसिक ग्राफ होते हैं, वो चारों तरह के बेसिक ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं. हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक फॉर DILR विच इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड कैलेंडर. सो 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं उसमें, मैथमेटिकल रीजनिंग और कैलेंडर. एक एक करके दोनों के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं वहां पर आपको डेटा गिवन होता है. ठीक है, जिसको देखकर लगता है कि इक्वेशन बनाकर इसको कुछ सॉल्व करा जाएगा, लेकिन एक्चुअली बिना इक्वेशन बनाकर उसे अरेंजमेंट की तरह से देखते हुए हम सॉल्व कर सकते. ठीक है, तो नंबर से रिलेटेड कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए देखें फर्स्ट सेट, तो क्या कह रहा है, लेटर्स A, D, F, G, H, J and S not necessary in that order stand for 7 consecutive integers 1 through 7. The relation between them is as follows. F is as much more than S as it is less than G, A is less than D and 4 less than G, H is 1 less than the highest, J is 3 more than F. तो उनके बीच में रिलेशन दे रखा है और बोला है कि ये 1 से 7 तक के 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो किस ऑर्डर में है ये डिफाइन नहीं. सो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करा जाए. ठीक है, तो इक्वेशन बना के करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और ढंग से होगा भी. सो रादर देन डूइंग दैट, कंसीडर इट एज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर अरेंजमेंट. आपके पास क्या है, 7 इंटीजर्स है, तो कैन आई से आई हैव 7 प्लेसेस जहां पर उन प्लेसेस का वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है, and I need to decide कि कौन से प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट आ रहा है. This is the question. तो जो गिवन क्लूज हैं उन्हें अगर हम अब इस स्ट्रक्चर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम इसको फिल कर पाएंगे. पहला क्लू कह रहा है F is as much more than S as it is less than G. So F S से उतना ही बड़ा है जितना वो G से छोटा है, ऐसा इस लाइन का मतलब है. अब पॉसिबिलिटी देखें कि क्या हो सकता है. तो ऐसा हो सकता है कि S जो है उससे एक प्लेस आगे F है, तो फिर F से एक प्लेस आगे G होगा, क्योंकि जितना S और F का डिफरेंस है उतना ही F और G का है, ये बोल रखा है. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. फिर हो सकता है S से 2 प्लेस आगे F और F से 2 प्लेस आगे G.
थर्ड पॉसिबिलिटी एस से 3 प्लेस आगे एफ और एफ से 3 प्लेस आगे जी। इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास टोटल 7 ही प्लेसेस और इस वाले केस में देखें तो ये 7 प्लेसेस तक पहुंच गए। अगर हम गैप और बढ़ाएंगे तो फिर ये 7 से ज्यादा इंटीजर हो जाएंगे। दैट मीन्स इन 3 के अलावा और कोई पॉसिबल केस इनके लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो ये पहले क्लू का जो हमने रिप्रेजेंटेशन करा, क्या ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट किसी को? बोलिए। क्लियर सर। सेकंड कह रहा है a इज लेस देन d एंड 4 लेस देन g। a जो है ये d से छोटा है, कितना छोटा है ये नहीं, बट छोटा है, बट g से 4 छोटा है, तो g से 4 प्लेस लेफ्ट में होगा। तो चलो इन अरेंजमेंट में रखते हैं, g से 4 प्लेस लेफ्ट में जाए, 1 2 3 4, ये प्लेस होगा a का, यहाँ रखें 1 2 3 4, यहाँ a आना चाहिए, बट यहाँ तो ऑलरेडी s आ चुका है। दैट मीन्स इस सेकंड कंडीशन के हिसाब से ये वाला केस तो नहीं हो सकता है, तो इस केस को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ रखें 1 2 3 4, ये आ गई a की पोजीशन। अगला कह रहा है h इज 1 लेस देन द हाईएस्ट। 1 लेस देन द हाईएस्ट मतलब h जो है वो तो डेफिनेटली 6 नंबर पर है। लास्ट वन, j इज 3 मोर देन f। f से 3 आगे है, तो 3 प्लेस राइट में चले जाए, 1 2 3, ये प्लेस हो जाएगा j का। यहाँ रखें 1 2 3, यहाँ तो g है, j आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बस ये केस है, अब इसको उठा के यहाँ रखते हैं। तो ये a अगले पोजीशन पे कौन है पता नहीं, फिर अगले 3 पर s f और g, और बीच में एक का गैप और लास्ट में j। तो बच गया, वो कौन बच गया? d, वो यहाँ आ जाएगा। a छोटा होना चाहिए d से, हो रहा है, मतलब ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है अरेंजमेंट। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बेसिस पे वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ f, तो f का वैल्यू कितना आया? 4। सेकंड, व्हाट इज वैल्यू ऑफ s प्लस g, s प्लस g कितना होगा? 8। व्हाट इज वैल्यू ऑफ d इंटू j, तो d इंटू j इज 14। सो थर्ड का आंसर इज 14। चलिए ये फर्स्ट सेट क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट? क्लियर सर। सेकंड सेट पर आते हैं, एक बार पढ़ें उसका डेटा, खुद से ट्राई करें, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आपको मैं 2 से 3 मिनट देता हूं, ठीक है, पढ़ के समझ के सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर डिस्कस करें।
यस अभिषेक, करेक्ट है। फोर्थ का आंसर इज 2। चलिए डिस्कस करते हैं। There are 9 biscuits in front of Rahul and Sandeep who devise a game between them to relieve boredom of hot summer's day. Each will alternatively pick up 1, 2, or 3 biscuits at a time. The person who picks the last biscuit loses. So total 9 biscuits है उनके सामने, हर कोई या तो 1 या 2 या 3 उठाता है अपने टर्न पर, और जो भी लास्ट बिस्किट उठाएगा वो गेम हार जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। So question number 4 है, if Sandeep begins the game by picking 3 biscuits, what must be number of biscuits Rahul must pick so that whatever move Sandeep make, Rahul can force a win over Sandeep. अब टोटल 9 थे, उसमें संदीप ने 3 बिस्किट उठा लिए तो बचे 6। अब राहुल कितने उठाए कि संदीप कितना भी अगले मूव में पिक करे राहुल जीत जाए। तो ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। चलो मान लो राहुल 3 उठाता है तो संदीप के सामने 3 बिस्किट्स, ठीक है। अब संदीप क्या करेगा, जीत सकता है, हार सकता है, क्या कर सकता है। तीनों उठाएगा तो हार जाएगा, तो तीनों तो नहीं उठाएगा, ठीक है। तो संदीप फिर क्या करेगा, बचे हुए 3 में से 2 बिस्किट उठा लेगा। फिर आखिरी बिस्किट किसको उठाना पड़ जाएगा, राहुल को। मतलब इसमें तो चांस है कि राहुल हार जाए, हमें तो ऐसा देखना है कि राहुल हमेशा जीते। तो ये पिक तो नहीं होना चाहिए राहुल का, तो 3 तो नहीं हो सकता है। चलो फिर और कुछ करके देखते हैं। मान लो राहुल 2 उठाता है तो बचे 4। अब संदीप का टर्न है। संदीप अगर मान लो 3 उठा ले, ठीक है, संदीप ने 3 उठा लिए तो फिर एक ही बिस्किट बचा, वो किसे उठाना पड़ेगा, राहुल को। मतलब राहुल अभी भी हार सकता है, तो फिर ये 2 वाला पिक भी नहीं होना चाहिए। चलो एक उठवा दें, एक अगर उठाया तो बचे 5। अब 5 है, संदीप का टर्न है। मान लो संदीप 1 उठाता है तो राहुल के सामने 4 बचेंगे। तो राहुल अब क्या करेगा, 3 उठा लेगा, तो संदीप को 1 उठाना पड़ेगा। मतलब इसमें तो राहुल जीत रहा है। अच्छा चलो संदीप के 2 पिक वाला केस लेते हैं। संदीप ने मान लो 2 उठा लिए तो बचेंगे कितने, 3 बचेंगे। तो अब राहुल क्या करेगा, 2 उठाएगा, फिर संदीप के लिए 1 छोड़ देगा, मतलब फिर राहुल जीत जाएगा। अच्छा मान लो अगर संदीप 3 उठाता है तो 3 उठाए तो 2 बचेंगे, तो राहुल क्या करेगा, 1 उठा लेगा, तो संदीप के लिए फिर 1 छोड़ देगा। सो हर केस में राहुल जीत रहा है। दैट मीन्स राहुल का पिक क्या होना चाहिए, 1 बिस्किट। सो फोर्थ का करेक्ट आंसर इज 1। क्या ये समझ में आया? बोलिए।
इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं? ओके। Question number 5. If Sandeep begins the game by picking one biscuit, what number of biscuit must Sandeep pick in second round so that whatever move Rahul make, Sandeep can force a win over Rahul? अब 9 बिस्किट थे, संदीप ने एक उठाया तो बचे गए 8। अब बारी तो राहुल की है और हमसे वो संदीप के सेकेंड राउंड का पिक पूछ रहे हैं। तो ये सेकेंड राउंड का पिक तो किस पे डिपेंड करेगा? राहुल के फर्स्ट राउंड के पिक के ऊपर। तो राहुल फर्स्ट राउंड में कितना उठा रहा है, जब तक वो नहीं मिलेगा संदीप के सेकेंड राउंड के पिक के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो फिफ्थ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 and 5. Are these two questions clear to everyone? सर 5 एक बार और रिपीट करिए। देखिए, संदीप का पहला मूव था, 9 बिस्किट थे जिसमें संदीप ने एक उठाया, बचे 8 बिस्किट। अब हमसे बोला है कि संदीप सेकेंड राउंड में कितने उठाए कि वो जीत जाए, बट संदीप के सेकेंड राउंड में आने के पहले राहुल को तो उठाना पड़ेगा ना। तो राहुल ने कितने बिस्किट उठाए पहले राउंड में, ये पता है क्या? ये तो नहीं दे रखा है। तो जितना राहुल का पिक होगा उसके हिसाब से संदीप का भी पिक चेंज होता जाएगा। तो क्या उसका डेफिनेट पिक बता पाएंगे कि फिर हम सेकेंड राउंड का? नहीं बता पाएंगे। इसलिए आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलो अगला सेट, क्वेश्चन नंबर 6 to 9। अगेन एक बार पढ़ें, ट्राई करें, डिस्कस करते हैं। मैं आपको 5 से 7 मिनट देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। ट्राई एंड रीड द डेटा, मेक अ स्ट्रक्चर एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। उसके बाद ये डिस्कस करें।
डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 9. क्या गिवन है? श्वेता, स्वर्णा, स्नेहा एंड सोनिया आर 4 sisters who had an agreement that they share all snacks equally among themselves. One day, Uncle Prem gave a box of cookies to Shweta. Since the other sisters were not around, Shweta divided the cookies into 4 equal parts, ate her share and put the rest into the box. As she was closing the box, Swarna came in. She took all the cookies from the box and divided them into 4 equal parts. Shweta and Swarna ate 1 part each and put the rest into the box. At the moment, Sneha came in and divided the remaining cookies into 4 equal parts. The 3 of them ate their respective share and put the rest into the box. Later, when Sonia came, she divided all the cookies into 4 equal parts and all 4 sisters ate their respective share. In total, Sonia ate 3 cookies. Cookies can't be broken into pieces. तो अगर हम यहाँ पर देखें, 4 sisters हैं, श्वेता, स्वर्णा, स्नेहा और सोनिया. अब सबसे पहले कुकीज का बॉक्स मिला श्वेता को. तो श्वेता ने क्या करा? उसके 4 इक्वल पार्ट्स करे, अपना शेयर खाया, बाकी किसी को कुछ नहीं दिया. और इन तीनों के हिस्से की जो कुकीज थी वो वापस से बॉक्स में फिल कर दी. जैसे ही वो बॉक्स पैक कर रही थी, कौन आ गई? स्वर्णा आ गई. स्वर्णा ने अब उन बची हुई कुकीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा. श्वेता को उसका पार्ट दिया, स्वर्णा को अपना पार्ट लिया. स्नेहा और सोनिया का जो पार्ट था वो उन्हें नहीं दिया और वापस से बॉक्स में डाल दिया. फिर स्नेहा आ गई. स्नेहा ने 4 पार्ट करे, श्वेता को 1 दिया, स्वर्णा को 1 दिया, 1 खुद ने लिया. सोनिया वाला जो पार्ट था वो वापस से बॉक्स में डाल दिया. जब सोनिया आई, उसने 4 पार्ट करे और चारों को 1-1 पार्ट दिया. अगर देखा जाए तो सोनिया ने केवल 1 पार्ट, एक बार वो कुकीज जो है उसमें शेयर ली. वो कौन से राउंड में? ये 4th राउंड. और सोनिया ने टोटल कितनी कुकीज खाई है? 3 कुकीज खाई. तो कहना है इससे कि इस लास्ट राउंड में हर एक पर्सन ने 3-3 कुकीज ली, क्योंकि सोनिया को तो केवल लास्ट राउंड में ही मिलती है. सो अब मैं ये लास्ट राउंड में 3-3 कुकीज मिली हैं, ये लिख सकता हूं यहाँ पर. सो इस लास्ट राउंड में जो टोटल कुकीज डिवाइड हुई वो कितनी थी? 12 थी. ये 12 कुकीज वो होंगी जो इससे पहले वाले राउंड में नहीं खाई थी, राउंड नंबर 3 में. तो राउंड नंबर 3 में किसका शेयर नहीं खाया गया था? सोनिया का. वो बॉक्स में गया था. सो ये जो 12 कुकीज है, ये सोनिया का शेयर है इस 3rd राउंड का. सो 3rd राउंड में सोनिया को अगर 12 मिलती, वो अगर प्रेजेंट होती तो सोनिया को 12 मिलती. दैट मीन्स नेहा, स्वर्णा और श्वेता ने भी जो कुकीज खाई है वो कितनी कितनी खाई है? 12-12 ही खाई है. सो इस 3rd राउंड के पहले जो टोटल नंबर ऑफ कुकीज उस बॉक्स में थी वो थी 48. ये वो कुकीज हैं जो 2nd राउंड में नहीं खाई गई. 2nd राउंड में किस किस ने कुकीज नहीं खाई? स्नेहा और सोनिया ने. तो ये 48 इन दोनों की नंबर ऑफ कुकीज का सम है, और दोनों की क्योंकि इक्वल होनी चाहिए तो 48 का हाफ करें तो 24 कुकीज स्नेहा को मिलनी चाहिए थी, 24 सोनिया को मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली. ठीक है, ये कुकीज खाई किसने? स्वर्णा और श्वेता ने खाई. सो इस 2nd राउंड के पहले जो टोटल नंबर ऑफ कुकीज उस बॉक्स में थी वो थी 96. ये 96 इन तीनों के पार्ट का सम है. मतलब हर एक के पास 32 कुकीज आती है अगर वो प्रेजेंट होती. दैट मीन्स श्वेता ने जो नंबर ऑफ कुकीज फर्स्ट राउंड में खाई है वो 32 है. सो टोटल कुकीज जो उस बॉक्स में थी वो थी 128. अब श्वेता ने तो हर राउंड में खाई है, तो उसके लिए टोटल जो है वो हो गया 71. स्वर्णा ने फर्स्ट राउंड में नहीं खाई है, तो इसके लिए अगर टोटल देखें तो इट इज 39. स्नेहा ने फर्स्ट 2 राउंड में नहीं खाई है, तो इसके लिए टोटल इज 15. और सोनिया ने केवल लास्ट राउंड में कुकीज खाई है, तो इसके लिए टोटल इज 3. इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. क्या ये समझ में आया?
बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चंस देखें, पहला था व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कुकीज डिड स्वर्णा ईट? स्वर्णा ने कितनी कुकीज खाई हैं? 39। व्हाट इज द नंबर ऑफ कुकीज डिड श्वेता ईट? श्वेता के लिए 71। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कुकीज डिड अंकल प्रेम गिव टू श्वेता? टोटल कितनी दी थी? 128। अब कह रहा है बाय द टाइम स्वर्णा केम इन, स्नेहा आल्सो केम, ईच ऑफ देम ate one part, and when Sonia came the remaining cookies were divided equally, and all the four sisters ate their respective share. The number of cookies ate by Sonia was. अब कह रहा है कि जब स्वर्णा आई तो उसके साथ साथ स्नेहा भी आ गई। अब इस सेकेंड राउंड में स्नेहा भी 24 कुकीज खा लेगी। 48 के बजाय अब 24 ही बची, और जब ये चारों में इक्वली डिवाइड होगी 24, तो हर एक को 6 मिलेगी। अगर इस तरह का केस हो जाए तो फिर सोनिया को कितनी कुकीज मिलेगी? 6 कुकीज मिलेगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 6 to 9, इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 kids numbered 1 to 10 are standing clockwise in a circle playing a game. According to the rules of the game, they start counting from 1 to 10 in a clockwise manner, starting from kid numbered 1. The kid who counts 10 will fall dead, and the next cycle of count will start from the kid next to him. The last kid who survives is the winner. The winner carries the number. विनर का नंबर क्या है ये हमें निकालना है। तो ठीक है, इस गेम को रन करके देख लेते हैं कि कौन सरवाइव करेगा। 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 10 आएगी 10 पर, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके पास वाले से काउंटिंग स्टार्ट होगी, मतलब वापस 1 से, तो यहाँ तक 9, तो 10 आएगा 1 के ऊपर, ये एलिमिनेट हो गया। फिर 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक 8, 9, 10, 10 आया 3 पर, ये एलिमिनेट हो गया। फिर 4 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ तक 7, फिर 8, 9, 10, 6 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 7 से स्टार्ट होगी, 6, 7, 8, 9, 10, तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 4 से स्टार्ट होगी 5 and 5, 10, तो 9। फिर 4 से स्टार्ट होगी, 4, 8, 9, 10, तो 5 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 7 से स्टार्ट होगी, 3, 6, 9, 10 आएगा इसके ऊपर, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 8 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा। तो विनर इज नंबर 8। सो 10th का आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट इसमें? ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 and 12। क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन पेपर देयर आर 12 क्वेश्चंस इन ऑल, आउट ऑफ व्हिच ओनली 6 आर टू बी आंसर्ड। 6 questions have one alternative each. Each question has 4 parts, only 3 parts of which are to be answered. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस इंक्लूडिंग पार्ट्स आर देयर इन द क्वेश्चन पेपर, और अगले में पूछ रहा है ऑफ दिस हाउ मेनी आर टू बी आंसर्ड। सो क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है और कितने आंसर करने हैं ये निकालना है। तो सबसे पहले बोला है देयर आर 12 क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखें तो 12 है, जिसमें से 6 आंसर करने हैं, तो जो आंसर करने हैं वो 6। अब कह रहा है 6 क्वेश्चन है, 1 ऑल्टरनेटिव ईच। इन 12 में से 6 क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव भी है, 6 का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब ये 12 की जगह हो कितने गए? 18। आंसर तो अभी भी 6 ही करना है। हर क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, 18 4 72 पार्ट्स को इंक्लूड करके 72 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आंसर 3 करने। तो हर पार्ट के, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट का ही आंसर करना है, और 6 के 3 पार्ट का करेंगे, मतलब 18 क्वेश्चंस का आंसर करना है।
क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन तो 72 हैं बट आंसर करने हैं 18। चलिए, इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट? ओके तो फिर लास्ट पार्ट पर आते हैं विच इज क्लॉक्स, विच इज कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर बात करें, 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 days, 1 normal year consists of 365 days, 1 leap year consists of 366 days. Now, which year are leap year? कौन से ईयर लीप ईयर होते हैं? सो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट याद रखें, लीप ईयर वो ईयर होते हैं जिनका नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ऑल नॉन सेंचुरी ईयर्स, ठीक है, सारे जो नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं डिविजिबल बाय 4 होंगे वो सारे लीप ईयर। जो सेंचुरी ईयर्स हैं, सेंचुरी ईयर्स आर डिविजिबल बाय 4। सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं ऑल्दो डिविजिबल बाय 4 होते हैं लेकिन वो लीप ईयर नहीं होते। सेंचुरी ईयर्स में केवल वही ईयर लीप ईयर होता है जो 400 से डिविजिबल। सो 100 इज नॉट अ लीप ईयर, 200 is not a leap year, 300 is not a leap year, but 400 is a leap year. So नॉन सेंचुरी ईयर्स जो भी 4 से डिविजिबल है वो सारे लीप ईयर होंगे। सेंचुरी ईयर में जो 400 से डिविजिबल है केवल वही क्या, ठीक है, ये याद रखना आपको। आपसे पूछा जाए कि आज से 10 दिन बाद कौन सा डे, सो डे आफ्टर 10 days, आपसे ऐसा पूछा जाए, सो इसके लिए आपको 10 दिन आगे तक काउंट करने की जरूरत। एक वीक 7 दिन का होता है तो हर 7 दिनों के बाद जो डे है वो रिपीट होता है। तो आप सिंपली 10 को 7 से डिवाइड करो। कितने टाइम्स जा रहे हैं वो मत देखो, ये देखो रिमाइंडर क्या बचा। रिमाइंडर बचा 3, तो आज का जो डे है लेट अस से मंडे, उससे 3 दिन आगे चले जाओ। मंडे से 3 दिन आगे जाओगे तो क्या मिलेगा? थर्सडे। तो आज से 10 दिन बाद का डे निकालना है तो क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछा जाए आज से 100 दिन बाद कौन सा डे, तो अगर आप 100 दिन तक काउंट थोड़ा ना करें, हम क्या करेंगे 100 को 7 से डिवाइड कर दें और देखो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, तो अगर आज मंडे है 100 दिन बाद कौन सा डे है ये देखना है, 2 आपका रिमाइंडर आया तो 2 दिन आगे बढ़ जाए। मंडे से 2 दिन आगे जाएंगे कौन सा डे हो जाएगा? वेडनेसडे। इसी तरह पीछे का डे पूछ ले कि बताओ 200 दिन बाद कौन सा डे, ठीक है, 200 दिन पहले कौन सा डे था, तो अगेन 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 4, तो क्योंकि पहले का पूछा है तो 4 दिन पीछे चले जाओ। मंडे से 4 दिन पीछे जाएंगे कौन सा डे हो जाएगा? थर्सडे। सो आपको रेफरेंस पॉइंट दे रखा है और ये पता चल जाए कि कितना आगे पीछे जाना है तो आप डे इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? 10 days, 100 days या 200 days बाद का पहले का पूछा जाए तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ये समझ में आया? अब आपसे पूछा जाए कि आज तारीख जो है वो है 7 मार्च 2022। आपसे पूछा जाए कि बताइए 7 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, तो 7 मार्च 2022 से 7 मार्च 2023 अगर हम देखें तो टोटल 365 डेज आगे की बात होगी। तो अगेन इस 365 को क्या करें? 7 से डिवाइड कर दें। सो रिमाइंडर क्या आया?
रिमाइंडर आया 1। सो आज का जो दिन है उससे एक दिन बाद वाला दिन इस तारीख को होगा। आज है मंडे, तो इस तारीख को कौन सा डे हो जाएगा? ट्यूसडे। ऐसे ही 2 साल बाद का पूछेगा तो उतने दिन आगे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। यहां से एक चीज और देखें कि एक जो नॉर्मल ईयर होता है उसको जब हम 7 से डिवाइड करें तो आंसर या रिमाइंडर 1 मिलता है। इसको हम ऑड डेज के टर्म्स में, जितने दिन वीक के अलावा बच गए उनको हम ऑड डेज कहते हैं। तो जो नॉर्मल ईयर है वो कितना ऑड डे देता है? 1 ऑड डे देता है। सो नॉर्मल ईयर गिव्स अस 1 ऑड डे। एंड जो लीप ईयर होगा वो 366 डेज का होता है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो लीप ईयर गिव्स अस 2 ऑड डे। तो जितने भी लीप ईयर आपके कैलकुलेशन में आएंगे वो सब आपको 2 ऑड डेज देंगे, और नॉर्मल ईयर क्या देंगे? 1 ऑड डे देंगे। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं कि आपको एक डेट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताओ इस दिन कौन सा है। लेट अस से आज की ही डेट दी, बताइए इस दिन कौन सा डे है। तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस समझने के लिए कैलेंडर की शुरुआत से या उसकी बेसिक से जो शुरू हुआ कैलेंडर, जिस डेट से उस दिन कौन सा डे लिया गया, ठीक है, उससे हम इसकी बात करें। सो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो 1 जनवरी 2001 को उसका फर्स्ट डे माना जाता है, विच वाज अ मंडे। तो हम मंडे के पहले वाला डे संडे को हमारा रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट 100 ईयर्स, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 100 ईयर्स। तो इस फर्स्ट 100 ईयर की जो शुरुआत हुआ, स्टार्ट डे, वो था मंडे। अब हम फाइंड करते हैं कि इस पहले 100 साल का लास्ट डे कौन सा। ठीक है, इन 100 सालों में 4 के जितने भी मल्टीपल आएंगे वो सारे लीप ईयर होंगे, 100 को छोड़कर। तो कितने 4 के मल्टीपल आएंगे? टोटल 25 मल्टीपल होते हैं, जिसमें से एक 100 है। दैट मीन्स लीप ईयर कितने होंगे? 24 होंगे। तो इन फर्स्ट 100 ईयर में देयर आर 24 लीप ईयर्स एंड रिमेनिंग 76 आर नॉर्मल ईयर्स। अभी हमने देखा कि एक लीप ईयर 2 ऑड डे देता है, तो 24 लीप ईयर से 48 ऑड डेज मिलेंगे, और 76 नॉर्मल ईयर से 76 ऑड डेज मिल जाएंगे। तो 100 सालों में टोटल हमें 124 ऑड डेज मिले, जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करें, सो वी गेट 5 एज नंबर ऑफ ऑड डेज। तो पहले 100 सालों में 5 ऑड डेज मिले। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट संडे है और हमें मिल रहा है 5 ऑड डेज। तो संडे से 5 दिन आगे अगर हम जाएंगे तो कौन सा डे आ जाएगा? फ्राइडे। तो फर्स्ट सेंचुरी जो है ये स्टार्ट हुआ मंडे को, एंड हो रहा है फ्राइडे को। अब बात करते हैं सेकंड सेंचुरी, तो हम 200 ईयर्स की बात कर रहे हैं। जब फर्स्ट 100 ईयर्स में जो नंबर ऑफ ऑड डेज मिले वो कितने मिले? 5 मिले। अब हम फर्स्ट 200 ईयर्स की बात, तो फर्स्ट 200 ईयर्स में जो सेकंड सेंचुरी का स्टार्ट डे, ठीक है, वो फ्राइडे के अगला दिन, दैट इज सैटरडे हो जाएगा। इसका एंड डे निकालते हैं। अगेन हम 200 साल की बात करें तो 200 साल में 24 के डबल ऑड डेज लीप ईयर होंगे। ठीक है, सो और नॉर्मल ईयर जो है वो 76 के डबल होंगे। तो जो नंबर ऑफ ऑड डेज है वो 5 का डबल मिलेगा। सीधे सीधे ये कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 5 की जगह 10 ऑड डेज मिलेंगे, जिसको 7 से डिवाइड करें तो 3 ऑड डेज हो जाएगा। अगेन रेफरेंस संडे है, संडे से 3 दिन आगे जाए, मतलब इसका लास्ट डे क्या होगा? वेडनेसडे होगा। देन अगले फिर 100 साल लेते हैं, फर्स्ट 300 ईयर्स की बात करते हैं। सो वेडनेसडे पर ये सेंचुरी अगर एंड हुआ तो थर्सडे से अगली सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। और 300 सालों में 5 3 15 को 7 से डिवाइड करा तो 1 ऑड डे मिलेगा। संडे इज द रेफरेंस पॉइंट, तो संडे से एक दिन आगे जाएंगे, मतलब ये मंडे को एंड होगा। सो नेक्स्ट 100 ईयर्स, फर्स्ट 400 ईयर्स की अगर हम बात करें
अब 400 जो है ये लीप ईयर होता है, सो नंबर ऑफ ऑड डेज एक से बढ़ जाएगा क्योंकि एक लीप ईयर बढ़ गया। 24 की जगह 25 लीप ईयर मिलेंगे और 75 नॉर्मल ईयर मिलेंगे। तो अब यहाँ पर 6 ऑड डेज ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, 5 की जगह 6 ऑड डेज मिलेगा, तो 15 में 6 ऐड होगा मतलब 21, दैट मींस 0 ऑड डे हो जाएगा। सो ये स्टार्ट हुआ ट्यूसडे से बट एंड होगा संडे पे। तो अगली सेंचुरी अब वापस मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यही 400 साल का जो सर्कल है ये फॉलो होता रहेगा। तो कैलेंडर्स जो है हर 400 साल के बाद क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, उनके जो डेज हैं वो आइडेंटिकल हो जाते हैं हर 400 साल, ठीक है। कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे ये पूछ सकता है कि जो सेंचुरीज है उनका स्टार्ट डे क्या हो, तो सेंचुरी का स्टार्ट डे इन 4 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसी तरह सेंचुरी का एंड डे इन 4 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, और हर 400 साल के बाद जो नंबर ऑफ ऑड डेज है वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं? ओके, फिर आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है आज की डेट 7 मार्च 2022 को कौन सा डे है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे ये समझते बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। अगर 22 की बात करें तो 22 तो अभी पूरा हुआ नहीं, वो तो चल रहा है, तो कितने साल कंप्लीट हो गए, 2021 कंप्लीट हो गए। इस 2021 में से सेंचुरी ईयर्स अलग कर लो और बचे हुए ईयर्स, तो 2000 सेंचुरी ईयर्स है और 21 अदर ईयर्स है। ये 2000 जो है ये 400 का मल्टीपल है और हर 400 ईयर के बाद 0 हो जाता है। सो क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है तो इसमें भी नंबर ऑफ जो ऑड डेज है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब बचे हैं 21 ईयर्स। इन 21 ईयर्स में 4 के कितने मल्टीपल आएंगे, 5 मल्टीपल आएंगे, तो 5 लीप ईयर होंगे और 16 नॉर्मल ईयर होंगे। हर लीप ईयर 2 ऑड डे देता है तो 10 ऑड डे यहां से मिलेंगे, 16 से 16 ऑड डेज मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 26, जिसको अगर 7 से डिवाइड करें तो 5 ऑड डे मिलता है। सो 2021 तक तो 5 ऑड डे मिले। अब हमें 7 मार्च तक और आना है। जनवरी 31 का होता है, 31 को 7 से डिवाइड करें तो 3 मिलेगा। फरवरी 28 का है तो उसको 7 से डिवाइड करें तो 0 मिलेगा। और 7 मार्च तक आना है, 7 को 7 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो 3 यहां से और मिला। 5 ऑड डे यहाँ थे, 3 ऑड डे और मिले, 8 हो गए। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। 1 ऑड डे का मतलब क्या हो गया, रेफरेंस क्या था, संडे, संडे से एक दिन आगे गए, मंडे, एंड टुडे इज मंडे। सो इस तरह से किसी भी गिवन डेट का डे हम फाइंड कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 98 डेज। सो 98 डेज के बाद कौन सा डे होगा ये पूछा है। सो 98 को क्या करें, 7 से डिवाइड करें। अब ये तो 7 का मल्टीपल है, इट विल गिव रिमाइंडर इज 0। तो जो रेफरेंस पॉइंट है उससे कुछ भी आगे नहीं बढ़ना है। तो अगर आज वेडनेसडे है तो 98 डेज बाद भी क्या मिलेगा, वेडनेसडे ही मिलेगा। सो 13th का आंसर इज ऑप्शन सी, वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 14, what day of the week was 20th June 1837। तो 20th June 1837 को कौन सा डे था ये हमें निकालना है। सो 1837 की अगर बात कर रहा है तो ईयर 1837 तो अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो 1836 तक का हमें देखना है। इसमें से 1800 अलग कर दें, 36 अलग कर दें। 1800 में से भी 400 के मल्टीपल अलग कर दो, बचे हुए सेंचुरी ईयर्स अलग कर दो और इसको ऐसे लिख लो। 1600 0 देगा, 200 200 ऑड डे कितने दे, 200 ईयर मतलब फर्स्ट 200 ईयर्स, कितना ऑड डे देता है, 3।
इस 36 में there are 9 लीप ईयर एंड रिमेनिंग 27 नॉर्मल ईयर। हर लीप ईयर 2 ऑड डे देता है तो 18 यहां से मिलेगा। हर नॉर्मल ईयर 1 ऑड डे देता है तो 27 यहां से मिलेगा। तो 18 प्लस 3 21 प्लस 27, 21 प्लस 27 इज 48। 48 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 ऑड डे हमें यहां से मिल गए। अब 20 जून तक और जाना है, तो जनवरी के 3 ऑड डेज, फरवरी के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3 और जून में 20 तक जाना है। तो 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 6। So 3, 6 and 2, 8 and 3, 11, 11 and 6, 17, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। 17 को 14, 7 से डिवाइड करा तो 3 ऑड डेज मिलेगा। So 6 यहां से मिला था, 3 यहां से मिला, टोटल हो गया 9, 9 को 7 से डिवाइड करा तो ओवरऑल 2 ऑड डेज मिल रहे हैं। 2 ऑड डेज का मतलब संडे से 2 दिन आगे, दैट इज ट्यूसडे। So 20th जून 1837 को जो डे था वो कौन सा था? ट्यूसडे था। क्या ये समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? इसमें कोई डाउट? ओके, 15 एंड 16 ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे हम वो लिस्ट बना चुके हैं, तो उसके बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो। 17, I was born on Thursday 20th June 1979, तो which day I had celebrated my 18th birthday? तो 1979 में अगर बर्थ हुआ तो 18th बर्थडे विल फॉल ऑन, इसमें 18 ऐड कर दें, 18 ऐड करेंगे तो 1997 को। सो इन 18 इयर्स में कितने ऑड डेज मिलेंगे ये निकालना है, ठीक है। तो इन 18 इयर्स में 4 का मल्टीपल कौन कौन सा आएगा? 80, 84, 88, 92 और 96। देयर विल बी 5 लीप इयर्स एंड रिमेनिंग 13 विल बी नॉर्मल इयर्स। हर लीप ईयर 2 ऑड डे देता है तो 10 ऑड डे यहां से मिलेंगे। हर नॉर्मल ईयर 1 ऑड डे देता है तो 13 यहां से मिलेगा। सो टोटल 23 ऑड डेज मिलेंगे। अब 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, सो रिमाइंडर इज 2। तो जिस दिन बर्थ हुआ था उस दिन थर्सडे था। 18 इयर्स के बाद 2 दिन आगे बढ़ना है थर्सडे से, तो डे विल बी सैटरडे। 17th का आंसर इज सैटरडे। इज दिस क्लियर? कोई डाउट इसमें? लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो कैलेंडर में आपको देखने को मिल सकता है वो कुछ इस तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2005 इज सेम एज फॉर द ईयर। तो 2005 का जो कैलेंडर है वही सेम कैलेंडर इस और ईयर का आएगा, ये हमें, ठीक है। सो जो साल जिस डे पर 2004 खत्म हुआ, ठीक है, उसी डे पर जो कोई भी साल खत्म हो रहा होगा उसका अगला साल उसी दिन से स्टार्ट होगा जिससे 2005 स्टार्ट होगा। तो दोनों का कैलेंडर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सो अब देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा ईयर है जो 2004 जिस पे एंड हुआ, जिस डे पर एंड हुआ उसी पर वो एंड होगा। ये हम अगेन इन ऑड डेज के थ्रू देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2005 नॉर्मल ईयर है, 1 ऑड डे देगा तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। 2006 अगेन 1 देगा। 2007 1 देगा। 2008 में 2 ऑड डे मिलेंगे, हो गए 5। 2009 में 1 मिलेगा। 2010 में 1 मिलेगा। देखो 7 ऑड डेज हो गए। 7 के बाद तो डे रिपीट हो जाता है। दैट मीन्स 2004 का जो एंड डे है वही 2010 का भी एंड डे होगा। सो इन दोनों का अगर एंड डे सेम है, दैट मीन्स 2005 में जो कैलेंडर है वही कैलेंडर 2011 में भी वैलिड होगा। सो दोनों का कैलेंडर क्या होगा?
सेम होगा। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर का जो कैलेंडर है वो कौन से अगले साल यूज आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? कोई डाउट इसमें? चलिए, सो दिस आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कैलेंडर्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं। अब आपका अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड, या जो आज हमने डिस्कस करा कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछें। बाकी कॉन्सेप्चुअली आज का सेशन खत्म हो चुका है। सो इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, देख लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर एंड करते हैं। ओके, चलिए फिर, दिस वाज द लास्ट सेशन ऑफ DILR। ठीक है, DILR का आपका टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली हम सभी चीजें समझ चुके हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, प्लीज प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।